So next we're discussing the different stages of the pre-tensioning. The first stage is anchoring of tendons. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, अबटमेंट्स में टेंडिंग, जैसे ये आपके अबटमेंट्स होंगे, ठीक है, आप इसमें इस तरह से बार को एंकर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे जैक लेके आओगे और जैक से थर्ड स्टेप में इसको फोर्स से, इसी टेंशन फोर्स से खींचोगे, प्री स्ट्रेसिंग करोगे। उसके बाद क्या है, इसी के ऊपर ये जो नीचे आप इसको बेड बोलते हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्री स्ट्रेसिंग बेड। इसी के ऊपर कुछ बीम्स को ऐसे कास्ट करोगे, ठीक है। इधर मैं 2 ही बीम दिखा पा रहा हूं आपको। तो उसको जब बीम सफिशिएंट स्ट्रेंथ ले लेंगी, फिर बाद में क्या करोगे, बार्स की यहाँ से स्नैपिंग कर दोगे, कट कर दोगे बार को। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्री टेंशन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस, ठीक है, जो भी एडवांटेजेस मैं लिख रहा हूँ ये रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव मतलब जो इसके एडवांटेजेस और पोस्ट टेंशन, these are the relative advantages, these are relative advantages of pre-tensioning over post-tensioning, over post-tensioning, ठीक है। लिखेंगे इसमें, अगर बल्क में काम कर रहे हैं आप लोग प्रीकास्ट का मेंबर्स का, प्रीकास्ट मेंबर्स का, तो प्रीटेंशनिंग आपका बेटर रहेगा। प्रीटेंशनिंग इज suitable for precast members produced in bulk, produced in bulk. Second point, in pre-tensioning आपको वो बड़े बड़े एंकरेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। एंकरेजेस आपको किसमें चाहिए होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग के अंदर, ठीक है। तो लार्ज एंकरेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड as required in post tensioning system, ठीक है। These are the advantages. Next we have some disadvantages. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, आपको एक प्री स्ट्रेसिंग बेड चाहिए, ये प्री स्ट्रेसिंग बेड इज रिक्वायर्ड, जो कि आपको किसमें नहीं चाहिए, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं चाहिए। पोस्ट टेंशनिंग तो आप क्या करोगे, आप बीम को वहां कास्ट करके, है ना, उसके बाद डक्ट में उसकी करोगे, वहां पे बेड का क्या रिक्वायरमेंट है। पोस्ट टेंशनिंग में तो आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ही कर रहे हो, और जब आप लोग यहाँ पर प्री टेंशनिंग में कर रहे हो बेड के ऊपर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टेंशनिंग करने के बाद वेट करना है, देयर इज वेटिंग पीरियड, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर देयर इज वेटिंग पीरियड, आपको वेट करना है कि मेंबर स्ट्रेंथ पा ले अपनी। और पोस्ट टेंशनिंग के केस में वेटिंग पीरियड नहीं होगा, वहां पे तो ऑलरेडी मेंबर ने स्ट्रेंथ ले ली होगी, उसके बाद आप लोग उसको पोस्ट टेंशन करोगे, वहां आपको इन दिनों का वेट नहीं करना पड़ेगा ताकि आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ को पाले, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए आपको प्री टेंशन करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट डिवाइस आपका है प्री स्ट्रेसिंग बेड, प्री स्ट्रेसिंग बेड। सेकंड डिवाइस है आपका एंड अबटमेंट्स। थर्ड इज माउल्ड या शटरिंग, जिसमें कंक्रीट की कास्टिंग करोगे। फोर्थ इज जैक, हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। हार्पनिंग डिवाइस चाहिए होता है, कभी हमने बार को बेंड करना होता है तो उसको हार्पनिंग बोलते हैं, हार्पनिंग डिवाइस, ठीक है, ऑप्शनल है। डन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड इसमें हमारे पास यूज होता है दैट इज नोन एज होयर्स मेथड, HOYERS
YER, होयर्स मेथड, या इसे हम लॉन्ग लाइन मेथड भी कहते हैं, लॉन्ग लाइन मेथड, ठीक है, लॉन्ग लाइन मेथड। ठीक है, ये मास स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर मास स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो हमने पहले अबटमेंट बनाया फिर बेड बनाया वो आपका क्या था, दिस इज होयर मेथड। ये जो हमने बनाया है डायग्राम, ये आपका होयर मेथड ही है। अगर आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है तो बना लो। साइमल्टेनियसली आप लोग बहुत मतलब ज्यादा बीन्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। ये आपने यहाँ पर क्या करी है, स्नैपिंग ऑफ बार्स, स्नैपिंग ऑफ बार्स। तरीका आपको समझा दिया पहले किस तरह से करना है, सारी चीजें आपके सामने डिस्कस कर ली हुई है हमने। यहाँ हमें नोट लिखना है। देखो हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है कि हमने बार को डालना है कंक्रीट के अंदर, उसको पहले प्री स्ट्रेस रखना है। और बार की जो पोजीशनिंग है वो आपकी सेंटर पे भी हो सकती थी, पर मैंने कहा था कि सेंटर में आप लोग यूजुअली प्रोवाइड नहीं करोगे। आप लोग कहाँ प्रोवाइड करते हो, थोड़ी सेंट्रिसिटी पे। ठीक है, सेंट्रिसिटी पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? और जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आपकी कंक्रीट पे क्या आ जाएगी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी। और अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो आपके पास ये पी लग रहा है एट सम इसेंट्रिसिटी, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसको ऐसा ले सकते हो कि सीजी एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, एक लोड मिलेगा नॉर्मल, और लोड के साथ ही क्या मिल जाएगा आपको, बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, P इंटू ई का एक आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने खुद थोड़ी सी इसमें इंड्यूस किया। इंड्यूस क्यों किया इसको, वाई द इसेंट्रिसिटी इज गिवन, क्योंकि बीम का कर्वेचर थोड़ा सा क्या हो जाए, पहले से पहले से ही आपका रिवर्स कर्वेचर आ जाए, जो लोड के लगने के बाद आना है। ठीक है, इस तरह से। तो नोट में हमने यही बात लिखी है। टेंडेंस आर provided at some eccentricity. Tendons are provided at some eccentricity. Okay. The members are likely to bend and get lifted upward, lifted up. ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस के बारे में बात करी थी हमने लास्ट टाइम। हाँ जी, बात करी थी, नहीं करी थी? नो सर। जब जब भी आप इधर से स्नैपिंग करोगे बार का, तो जगदम से आपका फोर्स जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आपके कंक्रीट सेक्शन में क्या होगी, इसको कंप्रेशन लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टन हो जाएगा। जब ये शॉर्टन होगा तो प्रीस्ट्रेस फोर्स में भी थोड़ा सा लॉस आएगा। ठीक है, प्रीस्ट्रेस फोर्स में भी लॉस आएगा। इसी लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं,
इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। और ये एक मेजर तरह का लॉस है जो कि किसमें पाया जाता है, आपकी प्रीटेंशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस, जब आपने स्नैपिंग करी है, ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस, इलास्टिक शॉर्टनिंग विल अकर, किस में होगा, कंक्रीट में कि स्टील में, कंक्रीट में होगा ना, कंक्रीट, एंड hence there would be a strain loss in steel। ठीक है, अगर अब स्टील के अंदर, स्टील किसके अंदर है, कंक्रीट के अंदर ही है, तो अगर आपका कंक्रीट शॉर्ट होगा तो स्टील भी शॉर्ट होगा, तो स्ट्रेन का लॉस हुआ, अगर स्ट्रेन में लॉस हुआ तो फिर स्ट्रेस में भी लॉस होगा। ठीक है, hence there would be strain loss in steel which leads to stress loss in steel, and hence there would be loss of pre-stressing force, ठीक है, ये इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस पता चल गया। नेक्स्ट में लिखेंगे मेजर लॉस में, माइनर नहीं है ये, this is taken as major loss in pretension, major loss in pretension, is elastic shortening loss। लॉसेस पे एक पूरा चैप्टर है अलग से, ठीक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस में हम लोग पढ़ते हैं, बट वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर है। ठीक है, इज इट डन? यस सर। क्या मुझे बता सकते हो आप लोग कितना लॉस रहेगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस? 18%। आप स्ट्रेन ले लो ना, डेल्टा, कि डेल्टा स्ट्रेन आ गया, डेल्टा अमाउंट से अगर आपका मेंबर ऐसे था, ठीक है, आफ्टर द स्नैपिंग ऑफ द बार्स मेंबर आपका इतना ही रह गया, ठीक है, मेंबर इस लाइन पे पहुंच गया, तो इसको आप डेल्टा मान लो। ये जो डेल्टा है स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी की तरफ से, ये डेल्टा जो है स्टील में भी सेम आएगा और कंक्रीट में भी सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ स्ट्रेन कितना हो गया स्टील में, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा अपॉन, ये तो डिफॉर्मेशन है, डेल्टा अपॉन एल, अरे स्ट्रेन क्या है, डेल्टा अपॉन एल है ना, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस क्या आएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस क्या आएगा बताओ जरा, स्ट्रेन और स्ट्रेस का क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेन इनटू ईएस। ठीक है, तो स्ट्रेन को किसे डिनोट किया, डेल्टा अपॉन एल इनटू ईएस, डेल्टा अपॉन एल इनटू ईएस। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉस निकाल सकते हैं।
डन, नेक्स्ट चले आगे। सर 5-6 sir. मिनट की ब्रेक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो ब्रेक। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे और ऐड करना है, तो फिर ब्रेक ले लो आप लोग, ठीक है। Okay. ठीक है, अब क्या है, ये तो हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस निकाल लिया, कोई भी लॉस आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो लॉस हमारे पास आते हैं ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, मतलब लॉन्ग टर्म लॉसेस की बात कर रहा हूँ, ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, आपको पता है लॉन्ग टर्म में आपका कंक्रीट क्या होगा, शॉर्ट होगा, कंक्रीट शॉर्टन्स, ठीक है। उससे भी क्या होगा, देयर बाय स्टील उससे भी कम होगा, स्टील इज ऑल्सो thereby there is reduction in length of steel also, ठीक है। तो हम लोग जो डेल्टा अपॉन एलएस है, ठीक है, यहाँ स्टील ले लिया हमने, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। दिस फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इज टेकन एज देयर इज अ वैल्यू 8 into 10⁻⁴, ये याद कर लेना आप लोग। इसके लिए है लॉस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक, दैट इज 8 into 10⁻⁴। अब जरा कैलकुलेट करो, तो आपका लॉस ऑफ स्ट्रेस कितना बन जाएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस बन जाएगा कितना, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, यंग्स मॉडुलस के साथ। यंग्स मॉडुलस कितना होता है स्टील का, 2 into 10 the power of minus 2 2 into into 10 10 the power of 5 5, ये कितना Newton. हो गया, 16 into 10 Yes, sir. कितना हो गया, 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना तो लॉन्ग टर्म में वैसे ही लॉस हो जाना है, इतना तो लॉन्ग टर्म में वैसे ही लॉस हो जाना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। तभी तो हम 250 नहीं डाला था हमने, 415 नहीं यूज किया, 500 नहीं यूज किया, हम कौन से ऑर्डर पे गए हैं, 1200 से लेके 2000 तक। समझ आई बात, दैट इज वाई हाई हाई स्ट्रेंथ स्टील इज ऑप्टेड, हाई स्ट्रेंथ स्टील इज ऑप्टेड, दिस इज द रीजन, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर ब्रेक ले लो। 160 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो लॉस ही हो जा रहा है, और सिर्फ यही लॉस थोड़ी है, और भी तो बहुत लॉसेस हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस भी है, ठीक है। डन, जी सर, सर 50 तक आते हैं सर। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके ब्रेक। सर ऊपर लीजिए जहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, स्क्रीनशॉट लेना था। कहाँ, यहाँ पे, यस सर, थोड़ा ऊपर। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, आ जाओ फिर 550 तक आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोस्ट टेंशनिंग है, ठीक है। लिखेंगे इसमें कुछ बातें पहले समझा तो मैंने दी है, लिख लो, ठीक है। The tension is applied to the tendons after the hardening of concrete. The pre-compressive force
इन दिस केस बताओ किससे होगा? इज ट्रांसमिटेड बाय बेरिंग एक्शन। ठीक है, concrete is casted in desired shape and size with duct inside the member at desired locations. At desired locations. ठीक है, तो डक्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, बेसिकली कंक्रीट के अंदर लोकेशंस पे जहां पे हमने उसको क्रेडेंशियलिंग करनी हो वायर्स का। ठीक है, डक्ट किस किस का हो सकता है? डक्ट मे बी ऑफ पीवीसी और स्टील। ठीक है, नेक्स्ट कंक्रीट को पहले अलाउ किया जाता है कि वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ ले ले। कंक्रीट इज अलाउड टू गेट डिजायर्ड स्ट्रेंथ tensioning is done either from one end or from both ends। ये पॉइंट भी क्लियर किया पहले, दोनों एंड से या किसी एक एंड से भी कर सकते हो। ठीक है, टेंशनिंग जब कर दिया उसके बाद क्या करना है? बार्स को एंकर करना है। टेंशनिंग, आफ्टर टेंशनिंग cables are anchored, cables are anchored by any suitable mechanism। ये मेरे बोलने का वेट कर रहा है। ठीक है, किसी भी जो सुटेबल मैकेनिज्म है उससे बार को एंकर कर दो। ठीक है, फंसानी भी है ना बार उसके अंदर, पहले खींचनी है डक्ट से, डक्ट के एंगेज खींचनी है, फिर वहां पे कोई बेरिंग डालेंगे जिससे बार रुक जाए उसके अंदर। ठीक है, तो कोई चार हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पर। पहला मैकेनिज्म होता है ये चार सिस्टम्स है हमारे पास, चार मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रेसिएंट, फ्रेसिएंट, ली मैकेल, मैग्नल ब्लैटन, गिफोर्ड उडाल। FREYSSINNET, फ्रेसिएंट, ली मैकेल, मैग्नल ब्लैटन, लास्ट वन इज Great Britain. गिफोर्ड उडाल। ठीक है, ये चार हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं यहाँ पर। इनको बाद में डिस्कस करते हैं, अब इनसे एंकरिंग कर दी बार की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एंकरिंग cables are cut and pre-stressing force is transferred। तो स्टेज में ट्रांसफर स्टेज आ गई है, जैसे केबल कट होगा वैसे ट्रांसफर हो जाएगा। pre-stressing force is transferred
ऑन मेंबर, ठीक है। अब जो डक्ट होगा, जैसे ये डक्ट है आपका, इसमें आपने इस तरह से बार को कर लिया, बाकी की जो जगह है अंदर की, ठीक है, बाद में यहाँ एंकरेज भी डाल दिया अंदर, बंद कर दिया इसको, ठीक है, इधर से भी एंकरेज डाल दिया, लेट्स से बंद कर दिया दोनों एंड से। अच्छा, ये जो अंदर की जगह है इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राउटिंग कर सकते हो। ग्राउट मतलब समझते हो, मोटा डाल दो नीट सीमेंट का या सैंड मिक्स करके, है ना, नीट सीमेंट पेस्ट डाल दो या मोटा डाल दो सैंड प्लस सीमेंट, तो इसको ग्राउट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो ग्राउट कर दिया तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग स्पेस ऑफ डक्ट कैन बी filled with mortar of high workability, ठीक है। और इसको बोलेंगे फिर बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग, इसको बोलते हैं कि हमने ग्राउटिंग कर दी, इसको ग्राउट कर दिया, यहाँ पे ग्राउटिंग कर दिया हमने। तो अगर ग्राउटिंग नहीं करेंगे, इफ ग्राउटिंग इज नॉट डन, तो हम इसे बोलेंगे अनबॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग, अनबॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग, नोट करें। डन, ठीक है। तो इसमें डक्ट का शेप पहले डिसाइडेड होगा, उसके अंदर ही बार को आप क्या करोगे, स्ट्रेसिंग करोगे। तो डक्ट तो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है। तो डक्ट का शेप क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला था कि कर्व्ड टेंडेंस भी देते हैं हम, तो यहाँ नोट में लिखेंगे the duct profile is adopted in such a way that effect of external loading is compensated। एक्सटर्नल लोडिंग का जो इफेक्ट है वो हमने कंपनसेट कराना है, किसके साथ, जो हम इसेंट्रिसिटी देंगे बार को, ठीक है। तो बार की सेंट्रिसिटी से कौन सा मोमेंट जनरेट होगा, मोमेंट ड्यू टू सेंट्रिसिटी, तो ठीक है, काउंटर कपल करा देंगे। एक्सटर्नल लोडिंग के जो कपल आएगा उसको किसका कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसेंट्रिसिटी के कपल के साथ, such that effect of external loading is compensated by moment due to eccentricity of pre-stressing force, eccentricity of pre-stressing force, ठीक है। 10, तो जब वो कपल आपके कैंसल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ फिर कौन सी फोर्स बचेगी, सिर्फ लेट्स से इफ दिस इज द सेक्शन, आपके पास दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, आपने यहां पर फोर्स लगाया है विद इन इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो
इसी चीज को जब मैं ऐसे करके देखूंगा, आपके पास एक्सियल फोर्स आ गई, नॉर्मल फोर्स पी, एक इसके साथ कपल आया, कपल क्या आएगा, पी इंटू ई, और इसी के ऑपोजिट कपल एक और आएगा, वो किसके कारण आएगा, मोमेंट ड्यू टू लोड्स, एमडी। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए तो फिर केवल क्या बचेगा, सिर्फ फिर ओनली पी विल लेफ्ट, एक्सियल फोर्स विल लेफ्ट। thus the section will have only the axial stress, will have only axial stress। ठीक है, इसी प्रोफाइल को, such a profile is called concordant, concordant, concordant केबल प्रोफाइल कहते हैं, concordant केबल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे कि concordant केबल प्रोफाइल किसकी शेप में होता है, तो क्या बोलोगे, concordant cable profile will be in shape of, क्या लिखूं, आवाज आ रही है, Yes, sir. जब इतनी देर तक नहीं बोलता मुझे लगता है कि कनेक्शन टूट गया है। बेंडिंग मोमेंट will be in shape of bending moment। डन, एडवांटेजेस लिख लेते हैं पोस्ट टेंशनिंग के, एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, अगेन दे आर रिलेटिव। ठीक, देखो पोस्ट टेंशनिंग की जाती है हैवी इन सिटू स्ट्रक्चर्स के लिए, दिस इज द एडवांटेज, सुटेबल फॉर हैवी कास्ट इन सिटू स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज के गर्डर हों, ब्रिज गर्डर्स। ठीक है, सेकंड, वेटिंग पीरियड कम होगा इसमें, वेटिंग पीरियड इज लेस, is comparatively less as compared to pre-tensioning। थर्ड, ठीक है, यहां पर आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस है वो किसके थ्रू होता है, बेरिंग के थ्रू, तो इंडिपेंडेंट हो गया ट्रांसमिशन लेंथ के। ये ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसमिशन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसकी, डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली भी है, एंड कॉस्टली देन प्री-टेंशनिंग। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसमें एंकरेज डिवाइसेस चाहिए आपको, कॉस्टली देन प्री-टेंशनिंग as it requires एंकरेज डिवाइसेस, ग्राउटिंग करना पड़ना है इसमें, ग्राउटिंग एक्सेट्रा। ठीक है,
हो गया। सर शीथिंग क्या होता है? शीथिंग क्या? शीथिंग SHEATHING SH EATHING स्पेलिंग बोलो फिर से। सर SHEATHING हाँ, ये आपका मतलब जो आप डक्ट बना रहे हो ना, हाँ सर। ये जो डक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपका केस बन गया ना एक तरह का। किसके लिए? वायर्स के लिए, केबल्स के लिए। तो इसी को कह देते हैं शीथिंग। ओके सर। ठीक है, प्रोटेक्टिव केस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है सिस्टम्स को। ठीक है, तो कल आपको मैंने टेबल सेंड किया था एक, आई थिंक, हाँ ये है ना। ठीक है, तो पहला आपने, दिख रहा है आपको यहाँ, मेरा मार्कर नहीं चलेगा। पोस्ट टेंशनिंग के अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिया, फ्रेसिएंट को क्या कह रहा है? फ्रांस का है, तो उसको याद रखना है, FF से फ्रांस। ठीक है, सेकंड, इसमें आप टाइप ऑफ टेंडन कौन सा यूज कर सकते हो, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। इसमें वायर्स एंड स्ट्रैंड्स दोनों, स्ट्रैंड्स भी कर सकते हो, इंडिविजुअल वायर भी कर सकते हो। रेंज ऑफ फोर्स रहेगा मीडियम टू लार्ज, जैसे आप देख सकते हो नीचे में स्मॉल टू मीडियम, फिर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, सबका अलग अलग है। केबल का डक्ट कैसा है, सिर्फ इसको देखना, सर्कुलर है इसमें भी, मतलब डक्ट का शेप कैसा है? सर्कुलर। सेकंड वाले में भी सर्कुलर, थर्ड वाले में भी, ली मैकेल में क्या है? सर्कुलर। फोर्थ में क्या है? रेक्टेंगुलर। तो मैग्नल ब्लैटन में क्या है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद आप आ जाओ मेथड ऑफ टेंशनिंग में। मेथड ऑफ टेंशनिंग में देखो, हाइड्रोलिक जैक टेंशनिंग ऑल वायर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? सभी वायर्स को इकट्ठे टेंशन कर सकता है। कौन सा? फ्रेसिएंट। उसके बाद आपका सेकंड आ गया उडाल वाला, दैट इज हाइड्रोलिक टेंशनिंग वायर सिंगल, सिंगल वायर को टेंशन करेगा ये। थर्ड, हाइड्रोलिक जैक स्क्रूड टू थ्रेडेड एंड ऑफ द बार। ली मैकेल में जो हम लोग बार यूज करते हैं, उसके एंड में थ्रेड बना होता है, जैसे आपका नट बोल्ट होता है ना। ठीक है, तो नट बोल्ट में क्या है? बोल्ट के एंड में क्या होता है? थ्रेड होता है ना, वैसे बार के एंड में यहाँ पर क्या होता है? थ्रेड होता है। ठीक, मैग्नम ब्लैटम में देखो, हाइड्रोलिक जैक टेंशनिंग टू वायर्स एट टाइम, दो ही वायर कर सकता है। ये जो थ्रेड वाला है, ये क्वेश्चन बना हुआ है ES के अंदर। ठीक है, वो बोलता है कि कौन से सिस्टम में बार के एंड में थ्रेड का यूज होता है, बार के एंड में थ्रेड होता है। ठीक है, दैट इज योर ली मैकेल सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है ना? ठीक है, इसकी एक बार आप अगर फोटो देख लो, ये देखो, दिख रहे हैं थ्रेड आपको? इसमें बाहर, बार को बाहर खींचना, वैसे नट चलाना है। ठीक है, तो आपका नट बोल्ट वाला सिस्टम है, वही सेम सिस्टम है इसके अंदर। इस वाले में ज्यादा बेटर दिखेगा आपको। ये क्यों ना आगे भाई, यार जिगर कसूती डिग्री क्या है ये? सुरेंद्र सुरेंद्र ग्रुप ग्रुप, ऑफ इंस्टीट्यूट, सर श्री ये वो है गंगानगर। सर, सीरीज थी सर। गंगाधर, गंगानगर। हाँ यहाँ देखो, फ्रेंचेट सिस्टम में देखो, अब यार इसमें मार्कर नहीं चलता ना, ये एक प्रॉब्लम है।
अच्छा, फ्रेसेंट सिस्टम में देखो क्या कोनिकल शेप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बार्स देखो कितनी सारी लेफ्ट में, एक मिनट यार, हाँ, लेफ्ट में देखो, सेकंड फिगर में देखो बार्स काफी सारी है। इसमें क्या करते हैं, पहले बार्स को इस कोनिकल में खींचते हैं। एक आगे है, देखो दो अरेंजमेंट है, पीछे कैप दिख रही है, एक आगे गोल दिख रहा है कोनिकल, ठीक है। तो पहले कोनिकल को आगे वाले को उसमें फंसाएंगे, ठीक है, इसमें बार्स को खींचेंगे और फिर छोटे वाले को उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। सभी बार्स को आप लोग साइमल्टेनियसली खींच सकते हो। मैग्नल ब्लैटम में क्या है, सेकंड वाला देखो, मैग्नल सिस्टम के आप बार्स को खींच रहे हो ऐसे, देखो आपको क्या लग रहा है, देखो शीट लाइक, इसमें परफोरेशंस हैं, ठीक है। इसमें दो बार दिख रही है आपको साइड में, एक छोटा वाला साइड में बाहर निकला हुआ है। इसमें बार को पहले इस वाले एंकरेज को लगा के बार को खींच लेना, फिर छोटे वाले को घुसा देना अंदर, ठीक है। समझ गए सिस्टम, यस ठीक। ली मैकेल आ गया, अब साइमल्टेनियसली वो भी देखते हैं अपन, कहाँ गया, हाँ, हमने क्या देखा, फ्रेसेंट सिस्टम में देखा कोनिकल। अब देखो, कोनिकल सेलेक्टेड कंक्रीट वेज ड्रिवन बाय जैक इनटू फीमेल कोन, तो आगे वाला कोन फीमेल है, ठीक है, तो एम्बेडेड एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। उसी तरह से आप देखो हाई स्ट्रेंथ, इसमें देखो ली मैकेल में हाई स्ट्रेंथ नट एंड स्पेसिंग वॉशर्स बेरिंग ऑन स्टील प्लेट ऑन द एंड ऑफ द बीम, ठीक है, ये समझ आ गया। मैग्नल ब्लैटम में फ्लैट स्टील वेजेस बने हैं, देखो फ्लैट स्टील वेजेस इसके अंदर, देखो दिख रहा है, इसी को क्या कह रहा है ये, मैग्नल ब्लैटम में फ्लैट स्टील वेजेस कह रहा है इसको, ठीक है। और हमारा एंड वाला कौन सा रह गया, गिफोर्ड उडाल, ठीक है। स्प्लिट कोन वेज, इसमें जो कोनिकल वेज है वो स्प्लिट है, उसके अंदर स्प्लिट दिखेगा आपको, वेट, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा प्रॉपरली, इसमें जो कोन होता है उसमें स्प्लिट होता है, ठीक है, इसमें प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, इसी और में देख लेंगे। बट आपको ये तो पता चल गया कि आपको याद क्या करना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल को देख लेना, फ्रेसेंट फ्रांस में है, जी से ग्रेट ब्रिटेन, जी से गिफोर्ड, ठीक है, जो भी इसका नाम है, ली मैकेल भी ग्रेट ब्रिटेन, और मैग्नल ब्लैटन बेल्जियम, ठीक। साइडेड वाला क्वेश्चन बना हुआ है पहले, ठीक। साइमल्टेनियसली किस में सभी बार्स को कर जाओगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेसेंट के अंदर, ठीक है। कोनिकल शेप है पर स्प्लिट किस में होता है, गिफोर्ड उडाल में। ली मैकेल में क्या है, थ्रेड्स। थ्रेड्स हैं, ठीक है। और मैग्नल ब्लैटन में क्या है, फ्लैट स्टील वेजेस हैं, वेज डाल दिया बाद में, पहले खींच लिया और वेज घुसाने की जगह बनी है वहां वेज डाल, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करके पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। डन, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका, गिफोर्ड उडाल सिस्टम के अंदर आपका जो फीमेल कोन है, ठीक है, वो इस तरह से है कुछ, और इसमें जो आपका जो कोन इसके अंदर जाएगा दैट इज स्प्लिट, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्प्लिट कोन है। स्प्लिट कोन इज यूज्ड इन गिफोर्ड उडाल, गिफोर्ड जी फॉर ग्रेट ब्रिटेन, ये याद रखना, ठीक है। तो ली मैकेल भी कहां से था, ग्रेट ब्रिटेन से था। और जो आखिरी वाला है मैग्नल ब्लैटन, बेल्जियम। बी है ना इसमें, बी, बेल्जियम, ठीक है। अब नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंसियन सिस्टम की खास बात क्या थी, फ्रेंसियन की, तो ये बात लिख लेना खास, ठीक है। यहाँ आपके पास वो टेबल में अगर आपने नोट कर लिया हो तो उसमें एडवांटेजेस की मेजर लिख लेना, द मेजर एडवांटेज, द मेजर एडवांटेज
of this system is that a large number of wires or strands can be tensioned simultaneously. This is the major advantage of racing. ठीक है, सेकंड आपके पास आ गया उडाल सिस्टम। इसमें क्या था, कंसिस्ट ऑफ स्टील स्प्लिट कोन एंड सिलेंड्रिकल फीमेल कोन एंकरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी ईच वायर इज टेंशनड सेपरेटली, ठीक है। तो यही पॉइंट हमने अपने को नोट करने हैं। इसमें ईच वायर इज टेंशन सेपरेटली, स्टील स्प्लिट कोन एंड सिलेंड्रिकल फीमेल कोन। यहाँ पे है लार्ज नंबर ऑफ वायर्स और स्ट्रैंड्स कैन बी टेंशन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट आ जाओ, ली मैकेल। किन किन यूज होता है, दिस सिस्टम uses bars having threads at ends, ठीक है, as tendons। तो ये उन बार्स के लिए यूज करेंगे या टेंडन्स के लिए यूज करेंगे जिनके एंड में क्या है, थ्रेड्स दिखेंगे आपको। दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर भी ओनली वन बार, एक ही बार को एक टाइम पे आप टेंशन कर सकते हो, एट ए टाइम कैन बी टेंशन, ओनली वन बार एट a time can be tensioned। Anchoring is done by screwing a nut and a washer, tightly against the end plates, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आपका मेंबर है इस तरह से, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो पहले के यहाँ पे स्टील प्लेट्स लगाते हैं आप लोग, ये आपकी स्टील प्लेट्स रहती है। फिर यहाँ वॉशर रहती है, फिर यहाँ पे आपका लगेगा, ये आप यहाँ से खींच रहे हैं, किसको खींचते हो, इसके अंदर ये बार्स को खींच रहे हो, ये आपकी बार्स हैं, ठीक। दिस वन इज योर स्टील प्लेट, ठीक है। तो खींचना है तो बस उसके एंड में थ्रेड होगा तो वहां नट लगा देना है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, ये ली मैकेल सिस्टम है। और जो हमारा लास्ट वाला है मैग्नल ब्लैटन, कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, ब्लैटन बी, बेल्जियम, ठीक है। उसमें क्या दिखाया था आपको, स्प्लिट, आपको वो दिख रहे थे, वेजेस दिख रहे थे, वेज वाला सिस्टम है। आवाज आ रही है, यस सर। अरे इतना पढ़ा रहे हैं, जोर से बोलो यार, ठीक है। इतना कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको याद हो जाए यहीं पर क्लास के अंदर ही। आपने देखना नहीं टेबल, ये मुझे पता है आपका। देखेंगे सर।
ये जब हम कहते हैं ना ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा फील हो, देख ही लें, कहने का कुछ असर हो जाए, ठीक है। तो मैग्नल सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एम्प्लॉयज क्या होता है इसमें, फ्लैट वेजेस, ठीक है, फ्लैट वेजेस, मेटालिक सैंडविच प्लेट्स, मेटालिक सैंडविच प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, ईच सैंडविच प्लेट can house up to 4 wires, 4 pair of wires, ठीक है। इसका आपको डायग्राम दिखाया था, कुछ ऐसा डायग्राम था, इस तरह से स्टील प्लेट्स थी, ठीक है। आप इसके अंदर से वायर खींचोगे, यहां से ऐसे वायर खींचोगे बाहर की तरफ, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक छोटा वेज यहाँ अवेलेबल होगा, इस तरह से एक वेज अवेलेबल होगा। खींचने के बाद इस वेज को कहाँ अंदर लॉक कर दोगे, इधर से आपका वायर एंकर हो गया। आगे समझ, यस Yes. सर ये रिपीट करना इसको रिपीट करूं, सर, ये वो मतलब वायर से क्या बताया आपने, ये डायग्राम आपके पास। ये है ना, जैसे आपकी बीच में जगह बनी है, ठीक है, आपकी यहाँ से बार्स आ रही हैं ऐसे, आप इन बार्स को खींच रहे हो, ठीक है, टेंशन लगा के, बाद में बार्स को क्लोज करने के लिए इस ये जो जगह बनी है इसको बंद भी तो करनी है ना, तो ऐसे वेज अवेलेबल होगा, इस तरह का ये वेज अवेलेबल होगा एक्स्ट्रा, तो आप इसको इसके अंदर घुसा दोगे, ऐसा अंदर घुसा दोगे इस तरह से, और ये बंद हो जाएगा। आपको दिखाया था, डायग्राम में बना नहीं पा रहा मैं, यहाँ देखो, ये है ना, दिखा, ये साइड पर रखो। ये देखो ये घुसा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको देखे 2 बार्स के बीच में घुसा हुआ वेज, ये जो बार वेज दिखाया है वो अंदर घुसाया हुआ दिखाया है, आगे समझ। यस तो सर, स्टील, कहीं शब्द दिख जाए स्टील प्लेट्स, सैंडविच प्लेट्स, तो सैंडविच याद रखना किसका है, मैग्नल का, ठीक है। इससे अच्छे से नहीं समझा सकता मेरे को लगता टेबल ये, अब आई थिंक आपको टेबल समझ आ जाना चाहिए पूरा, ठीक है। फालतू के लफ्ज नहीं पढ़ने हैं, जितना बताया उतना ही पढ़ना है, ठीक, डन। Yes, sir. चलो भाई नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट वी हैव assumptions। अब यहां से हमारा एनालिसिस शुरू होता है, एनालिसिस, ये तो आपका आ गया ना इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट कम्स द एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस। सबसे पहले इसमें assumption पढ़ेंगे, assumptions, ठीक है। assumptions वैसी हैं जैसे पहले थी आपके पास, पहला assumption है concrete is homogeneous and elastic, लिखेंगे concrete is homogeneous and elastic within the range of working load। इलास्टिक मानने का मतलब क्या होता है, हुक्स लॉ को वैलिड कराना होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज प्लेन सेक्शन, plane section remains plane after bending। थर्ड, ठीक है, थर्ड इज स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग केबल,
stress in pre-stressing cable does not change along the length ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है उसके अंदर जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो लॉन्ग लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो वो एक्चुअल में चेंज करता है। assumption is like that। नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू external loading due to हेलो डिस्कनेक्ट हो गया सर। हेलो हेलो अदनान साहब वनी जनाब क्या क्या दिले रे सरसस गो नेटवर्क की सर गए। चले फिर हम भी। मैं तो सो गया थोड़ा सा। कर रहे होंगे कनेक्ट। चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। सजद भाई सर को फोन कर, वो शायद पढ़ा रहे हैं तो शायद पता। गैप हो गया ना, अब शायद आएंगे फिर से। चेक। अब बिल्कुल ही चले गए ना, अब आएंगे फिर से। हेलो। जी सर। डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ तक सुना? और टेंशन नेग्लिजिबल था। चौथी assumption सर। ठीक है, तो नेक्स्ट में पढ़ा रहा था आपको कंसेंट्रिक टेंडन। ठीक है, तो कोई बताएगा व्हाट इज कंसेंट्रिक टेंडन? कंसेंट्रिक टेंडन क्या है? जब टेंडन आपका सेंट्रोइडल एक्सिस पे प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, दिस इज बीम, आपका जो टेंडन तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस, बिल्कुल अगर सेंट्रोइडल एक्सिस पे प्रोवाइड हो जाए टेंडन तो उसे क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक टेंडन कहेंगे। ठीक है, if tendon is provided through the centroidal
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, देन इट इज कंसेंट्रिक टेंडन, कंसेंट्रिक टेंडन। तो मान लेते हैं इस टेंडन में जो फोर्स है दैट इज P, दैट इज फोर्स P। अब क्योंकि ये सेंट्रॉइड पे लग रहा है तो मुझे बताएं फोर्स P के कारण जो इस बीम के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, बताओ जरा कैसा आएगा भाई। एक्सियल फोर्स नहीं है क्या ये, क्रॉस सेक्शन ले लिया यहाँ पे, दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म इस फोर्स कंप्रेशन आएगा कि टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा सर। ठीक है। तो जब भी फोर्स एक्सिस पे लगती है, एग्जैक्टली सेंट्रोइडल एक्सिस पे लगती है कोई भी नॉर्मल फोर्स, तो उसके कारण क्या आता है, पूरे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है क्या पूरे सेक्शन पे क्या आता है, यूनिफॉर्म आता है। तो यूनिफॉर्म सेक्शन दिखाने के लिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ब्लू कलर का, ठीक है, और जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, लोड अपॉन एरिया P/A, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। और मान लेते हैं कि इस पे ये लोडिंग लग रहा है, दिस इज अ बीम, और इस पे एक यूडियल लोड लग रहा है, ठीक है। तो यूडियल लोड के कारण एक मोमेंट जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट, तो मोमेंट m मान लो कि मोमेंट m जनरेट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है ये, दिस इज ड्यू टू द अप्लाइड लोड ऑन द बीम, ठीक है। तो वो बताओ मुझे क्या देगा, टेंशन देगा बॉटम में कि कंप्रेशन देगा, उसका कैसा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अरे जैसे पहला बनाते थे बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते थे हम, लीनियर सर। न्यूट्रल एक्सिस के बोर्ड कैसा आएगा इसका, लीनियर आएगा ना, यस सर। ठीक है, इस तरह से, ठीक। ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, कंप्रेशन को पॉजिटिव ले लो, टेंशन को क्या ले लो माइनस, मैंने यहाँ भी पॉजिटिव लिया, किसको लिया, कंप्रेशन को, तो पॉजिटिव इज टेकन फॉर कंप्रेशन एंड नेगेटिव इज टेकन फॉर टेंशन। तो बॉटम में टेंशन आ रही है, ठीक, एंड दिस इज स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। और इस स्ट्रेस का वैल्यू कितना आता है बताओ, क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, M/I इक्वल टू F/Y, भूल गए हो क्या, सिग्मा कितना हो गया, M इंटू Y/I, इसको कुछ और भी लिख सकता हूँ, M/Z लिख सकता हूँ, यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, M/सेक्शन मॉडुलस, M/Z, बॉटम में भी टॉप में भी, यहाँ भी बॉटम में टॉप में P/A। तो रिजल्टेंट कैसा डायग्राम बनेगा हमारे पास, देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दोनों प्लस हैं, ठीक है, दोनों प्लस हैं, कुछ ऐसा, और बॉटम में कैसा बनेगा, कम आएगा ऑर्डिनेट, इस तरह से ऐसा हो सकता है, P/A प्लस M/Z, दिस इज रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम, P/A minus M/Z, this is final stress, so this is the case of concentric tendon, draw this, डन सर। done। यस सर।
नेक्स्ट करेंगे बी पार्ट, दैट इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस यूजिंग eccentric tendon. Eccentric tendon. This is the beam which is carrying some load. उस लोड के कारण क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा. दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. तो इस बार आपने टेंडन डाला है एट सम इसेंट्रिसिटी ई, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने टेंडन डाला है इधर, तो ये फोर्स आ रहा है इसमें पी. ठीक है, अब बताओ जरा, इसको ले आओ सेंट्रोइडल एक्सिस पे ले आओ, जरा शिफ्टिंग करा दो. क्या क्या शिफ्ट होगा, पी फोर्स शिफ्ट होगा, और पी फोर्स के साथ क्या शिफ्ट होगा, एक मोमेंट भी शिफ्ट होगा. अगर इसेंट्रिसिटी है तो कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको कैसे जाना है, आपको लोड से न्यूट्रल एक्सिस पे जाना है, तो कैसा है, क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये P इंटू ई का क्लॉकवाइज कपल होगा, P इंटू ई का क्लॉकवाइज. ठीक है, अब अगर मैं कोई स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा क्रॉस सेक्शन लेके, ठीक है, लेट अस टेक सम क्रॉस सेक्शन. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. तो पहली फोर्स कौन सी काउंट करोगे, पहली फोर्स विल टेक दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. बताओ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण कैसा आएगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा होगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन? अरे यूनिफॉर्म होगा, बोलो ना यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव. व्हाई? क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेशन दे रहा है ना, पी फोर्स क्या है, कंप्रेशन फोर्स है. प्लस इसमें क्या करोगे, प्लस इसमें क्या करेंगे हम, प्लस इसमें करेंगे सेंट्रिसिटी मोमेंट जो आ रहा है, दिस इज मोमेंट. बताओ ये नीचे टेंशन दे रहा है कंप्रेशन दे रहा है, बॉटम साइड पे compression there is बॉटम साइड पे कंप्रेशन दे रहा है. ठीक है, तो बॉटम साइड पे कंप्रेशन दे रहा है, तो मुझे ट्रायंगल उल्टा बनाना पड़ेगा अब. ठीक है, तो ऐसा बनेगा, तो कंप्रेशन दे रहा है बॉटम में, तो उसको प्लस लिख दूं. टॉप में क्या दे रहा है, टेंशन दे रहा है अबव न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा दिस इज स्ट्रेस डायग्राम ड्यू टू eccentricity of pre-stressing force, due to eccentricity of pre-stressing force. ठीक है, इसमें प्लस क्या करना है, ड्यू टू लोड. अब लोड भी तो है, तो लोड के कारण कैसा देखा था ट्रायंगल आपने, उल्टा, क्योंकि लोड के कारण ट्रायंगल अबव न्यूट्रल एक्सिस क्या आ रहा था, कंप्रेशन आ रहा था कि टेंशन आ रहा था, डिपेंड अपॉन द सपोर्ट कंडीशन. सपोर्ट कंडीशन दे दी है मैंने आपको, सिंपली सपोर्टेड. ठीक है, तो कैसा आ रहा है, नीचे टेंशन ऊपर compression. नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन. तो यही तीन कंपोनेंट बनेंगे, और यही तीन कंपोनेंट का नेट क्या बनेगा, अब नेट स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा. अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है. ठीक है, तो कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा बन सकता है. हम ऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में हमारा पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्डिनेट बड़ा है. ठीक है, वो चेक करना पड़ता है. P बाई ए माइनस, अब मैं इसको क्या लिखूं, इस वाले ऑर्डिनेट को क्या लिखूं, है ये भी तो मोमेंट है ना, मोमेंट क्या है इसका, P इंटू ई अपॉन जेड. ये क्या है, M अपॉन जेड. ठीक है, तो प्लस P बाई ए माइनस P इंटू ई बाई जेड प्लस साइन M बाई जेड, और बॉटम में P बाई ए प्लस P इंटू ई बाई जेड प्लस minus माइनस M बाई जेड.
ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्ट्रेस आ गया, दिस इज योर फाइनल स्ट्रेस। सर ऊपर करो एक मिनट सर। ठीक है सर, हो गया। अब यहां देखो, सी इन दिस फिगर, ये नीचे टेंशन आ रहा है, ये टेंशन कौन दे रहा है आपको? एक्सटर्नल लोड। इसको काउंटरैक्ट करने के लिए पॉजिटिव कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसेंट्रिसिटी, है ना, इसेंट्रिसिटी डाली, इसेंट्रिसिटी पे टेंडर प्रोवाइड किया, तो वी हैव समथिंग टू काउंटरैक्ट द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द लोड्स। ठीक है, जो टेंशन दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको नलीफाई कर सकते हैं वहां पर, तो एडिशनल चीज मिल रही है हमें, ये तो एडिशनल है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इसेंट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड, एडिशनल कंपोनेंट मिल जाएगा आपको नलीफाई करने के लिए द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड। ठीक है, विच इज टू क्रिएट टेंशन एट द बॉटम जोन। हो गया? ठीक है, यहां पे लिख लो जरा नोट, the stress caused by external bending moment is counteracted by hogging moment developed due to eccentricity of tendon। ठीक है, यहां भी देखो, अबव न्यूट्रल एक्सिस भी सीन देखो, अबव न्यूट्रल एक्सिस में पी बाई ए में क्या मिल रहा है आपको? पी बाई ए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये बीच वाला नहीं रहेगा, सेंट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको? पॉजिटिव। तो दोनों बड़ा हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स बड़ी हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ी कंप्रेशन के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा बीम। समझ पा रहे हो बात को? प्लस और प्लस मिलके दोनों बड़ा प्लस बन गया ना। तो अब आपने अगर थोड़ा सा दिमाग और लगाया, आपने सेंट्रिसिटी दे दी, सेंट्रिसिटी देने से क्या उसका ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। नेगेटिव क्या करेगा? नलीफाई करेगा पॉजिटिव को, कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, कुछ रह जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ रह गया, पर फिर भी उतनी बड़ा हमें बीम के लिए बीम को डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के कारण आपके पास काउंटर एक्टिंग स्ट्रेसेस हो जाती हैं जनरेट। ठीक है, यस सर, आज इतना ही करते हैं, ये लोग। ठीक है, तो हम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करने से ये भी कह सकते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग, जो प्री स्ट्रेस फोर्स मुझे रिक्वायर्ड है वो कम चाहिए अब, है ना। thus by providing tendon at eccentricity, the requirement of pre-stressing force P to counteract the applied moment is less। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी पे नहीं डालते तो ज्यादा बड़ी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जनरेट करते हैं आप लोग। ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सेम ही रखा, बट क्या किया, मतलब कम रखा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइड कर दिया, तो आपको इफेक्ट उतना ही मिल जाएगा।
डन। Yes, sir. कुछ पूछना तो नहीं इसमें? एनी डाउट इन दिस जो करवाया आज? ये थ्योरेटिकली था सब चीजें इसमें आज तो। ठीक है, कोड याद रखना है यार ये वाला IS 13। मैं एक आपको लिस्ट बना के दे दूंगा जिसमें सभी कोड्स, इंपॉर्टेंट कोड्स रहेंगे। ठीक है, एंड में दे दूंगा आपको। और है सर इसमें कुछ या खत्म? एनालिसिस का पार्ट है, थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आई थिंक कल खत्म हो जाएगा प्रीस टेस्ट। उसके बाद कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी रह गया हमारा, फिर RCC खत्म। ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir.